स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। तो अपने जो ईओआरओ की क्लासेस चल रही थी उसको अपने आगे बढ़ाते हैं और आज अपने चैप्टर 2 जो है उसको समाप्त करते हैं। उसकी आज अंतिम क्लास है जिसके अंदर अपनी दो धाराएं बची हुई है, धारा 49 और धारा 50। ठीक है, ये दो धाराएं अपने को पढ़नी है। इससे पहले अपनी जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर अपने 4 धाराएं पढ़ी थी और उनमें क्या क्या पढ़ा था वो मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूं। ठीक है, तो पिछली क्लास में अपने पढ़ी थी धारा 45 जिसके अंदर नगर पालिका के जो कोर फंक्शंस हैं, ठीक है, कोर म्युनिसिपल फंक्शंस, मुख्य नगर पालिका कृत्य जो है वो बताए गए थे धारा 45 में, जिसकी 4 उपधाराएं थी, एक एक करके सारी बताई थी मैंने। फिर जो धारा 46 थी इसमें बताए गए थे अदर म्युनिसिपल फंक्शन, अन्य नगर पालिका कृत्य, अदर म्युनिसिपल फंक्शन। फिर जो धारा 47 है तो इसमें सरकार के द्वारा असाइंड जो फंक्शन है, सरकार द्वारा समनुदेशित कार्य है नगर पालिका को, वो बताए गए थे। तो गवर्नमेंट असाइंड फंक्शंस। ठीक है, और जो धारा 48 थी इसमें बताया गया था कि जो आपके चेयरपर्सन है और जो वाइस चेयरपर्सन है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, ये अपने पिछली क्लास में पढ़ी थी सारी, इनको डिटेल में। अब आज की क्लास में और इस चैप्टर की अंतिम 2 धाराओं में अपने को क्या पढ़ना है तो वो समझ लो आप। जो धारा 49 है इसके अंदर बताया गया है जो आपके सीएमओ होता है, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, मुख्य नगर पालिका जो अधिकारी होता है, उसके क्या कार्य हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं और क्या उसकी शक्तियां हैं। उसके कर्तव्य और शक्तियां अपने को पढ़नी। इसकी मैं आपको एक बैकग्राउंड समझा देता हूं अच्छे से। देखो, आप ये समझते हो कि जो मंत्री होता है वो सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख होता है। राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? मंत्री होता है। लेकिन किसी भी सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख जो होता है वो कौन होता है? सचिव होता है। इन दो बातों का मीनिंग क्या है? इन दो बातों का मीनिंग है, सचिवालय वो स्थान है जहां पर नीतियों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, नीतियों का निर्माण किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन नीतियों का निर्माण मंत्री ही करते हैं? मंत्री तो केवल राजनीतिक प्रमुख हैं, वो निर्देश देते हैं। काम किसका है? सचिव का है। इन नीतियों का निर्माण, प्रशासनिक प्रमुख कौन है? सचिव। तो इन नीतियों का निर्माण कौन करता है? सचिव करता है। फिर इसी प्रकार नगर पालिका के अंदर जितने भी कार्य हैं, ठीक है, नगर पालिका के जितने भी कार्य हैं उनमें जितने भी राजनीतिक पदाधिकारी हैं, चाहे वो अध्यक्ष है, चाहे वो उपाध्यक्ष है, चाहे वो सदस्य हैं, ये तो उसके राजनीतिक प्रमुख हैं। जो प्रशासनिक प्रमुख होता है नगर पालिका के अंदर वो सीएमओ होता है, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, जिसको अलग अलग नगर पालिका के अंदर, नगर निगम में उसको अलग बोलते हैं, परिषद में अलग बोलेंगे और नगर पालिका बोर्ड में अलग बोलेंगे। ठीक है, लेकिन कॉमनली उनको सीएमओ के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो वो इनका क्या होता है? प्रशासनिक प्रमुख होता है। ठीक है, नगर पालिका के जितने भी काम होंगे वो इसी के थ्रू संपादित होंगे। तो इसके क्या कर्तव्य और शक्तियां हैं वो धारा 49 में पढ़ेंगे, और काफी बड़ी धारा है जिसको मैं सिंप्लीफाई करके आपको एक एक चीज पढ़ाने वाला हूं। फिर इसी प्रकार से जो अगली धारा, धारा 50 है, उसमें आएगा कार्यवाहक का प्रावधान, कार्यभार सौंपना। जो लास्ट धारा है चैप्टर 2 की, उसमें कार्यभार सौंपने से रिलेटेड प्रोविजन है। ठीक है, धारा 50 में कार्यभार सौंपना, यानी कि अध्यक्ष जो है वो अपना कार्यभार किसको सौंपेगा? उपाध्यक्ष अपना कार्यभार किसको सौंपेगा? नगर पालिका जो है वो अपना कार्यभार किसको सौंपेगी? या फिर कोई नगर पालिका समय से पहले ही विघटित हो गई है तो वो अपना कार्यभार किसको सौंपेगी? तो ये सारे प्रोविजन धारा 50 के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, तो एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो ये धारा 49 है जिसके अंदर मुख्य जो नगर पालिका अधिकारी है, सीएमओ है, उसकी शक्तियां और कर्तव्य बताए गए हैं। पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। ठीक है,
सबसे पहली उसकी पावर क्या है या कर्तव्य क्या है, तो उसका पहला कर्तव्य यही है कि उसको जो रिकॉर्ड्स होते हैं नगर पालिका के, रिकॉर्ड्स का मीनिंग यही है उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कागज वगैरह होते हैं, उनको सुरक्षित रखना है, ठीक है, उनकी कस्टडी करनी है। तो पहला उसका काम है कस्टडी ऑफ रिकॉर्ड्स, अभिलेखों की क्या करना, रक्षा करना। तो जो सीएमओ है वो नगर पालिका के सभी रिकॉर्ड्स या अभिलेखों का सुरक्षित क्या करेगा, रख रखाव करेगा और उनकी अभिरक्षा करेगा, और उसके लिए पूर्णतः क्या है, उत्तरदायी है। तो पहला इसका काम हो गया। सीएमओ के कर्तव्य अपने देख रहे हैं, सीएमओ के कर्तव्य। तो सीएमओ के कर्तव्य के अंदर पहला इसमें आता है आपके अभिलेखों की रक्षा करना, अभिलेखों की रक्षा करना, है ना, कस्टडी ऑफ रिकॉर्ड्स। तो पहला काम उसका हो गया कस्टडी ऑफ रिकॉर्ड। सिंपल सी बात है, जो भी दस्तावेज वगैरह हैं उनको सुरक्षित रखना ये किसका काम है, सीएमओ का काम है। दूसरा उसका काम है जो भी असंगत निर्णय होते हैं उस पर असहमति प्रकट करना। अगर उसको कोई भी निर्णय संगत नहीं लगता है नगर पालिका का या नगर पालिका अध्यक्ष का, तो वो उस पर असहमति भी प्रकट कर सकता है। ऐसा नहीं है हामी ही भरनी है, वो कोई यस मैन नहीं है, ठीक है, वो अपनी असहमति भी प्रकट कर सकता है। उसके पास में विट्टो या फिर डिससेंट नोट की पावर है, ठीक है, उसके पास में विट्टो पावर है या डिससेंट नोट वो अपना लिख सकता है इस पर, ठीक है। तो दूसरा उसका काम है असंगत निर्णयों पर असहमति प्रकट करना, असंगत निर्णयों पर असहमति, असंगत निर्णयों पर असंगत निर्णयों पर असहमति प्रकट करना, डिसेंट नोट भी वो लिख सकता है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यदि नगर पालिका या उसकी समिति का कोई भी संकल्प या रेजुलेशन है या फिर अध्यक्ष का कोई आदेश है वो इस अधिनियम के या फिर नियमों के खिलाफ है, तो सीएमओ जो है वो उस पर लिखित कानूनी सलाह उसको दे सकता है कि ये जो आपका आदेश है या फिर जो संकल्प है ये नियमों के विरुद्ध है, ठीक है। तो ये पहली चीज तो इसके अंदर ये आती है कि यदि, अब देखो वो असहमति किस पर दे सकता है, वो किसी नगर पालिका या फिर नगर पालिका की कोई समिति है, उसने कोई संकल्प जो है वो पारित किया है, रेजोल्यूशन जो है वो पेश किया है, ठीक है। अगर वो इस अधिनियम यानी कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 या फिर किसी नगर पालिका नियम के खिलाफ है वो किसी रूप में, तो ऐसी स्थिति में फिर वो अपनी लिखित कानूनी सलाह दे सकता है। ध्यान रखना ये लिखित वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटर्न में लिख के देगा कि ये इन नियमों के विरुद्ध है या अधिनियम की इस धारा का ये उल्लंघन करता है, ठीक है। दूसरा, यदि कोई अध्यक्ष है मान लो नगर पालिका का, उसका कोई भी आदेश नियमों के विरुद्ध है या इस अधिनियम की किसी भी धारा का उल्लंघन करता है, तो ऐसी स्थिति में भी वो फिर कानूनी सलाह देगा, वो भी रिटर्न में। तो मेन बात यह है लिखित कानूनी सलाह देगा इस पर। तो सिंपल सी बात है, असंगत जो निर्णय है उन पर असहमति की बात करें तो किन के निर्णयों पर, पहली बात तो एक तो कोई नगर पालिका हो सकती है, नगर पालिका, ठीक है, या नगर पालिका की कोई समिति हो सकती है, या फिर नगर पालिका अध्यक्ष, इनका तो संकल्प हो सकता है, इन्होंने कोई रेजोल्यूशन जो है वो पेश किया है और वो नियमों के विरुद्ध है या अधिनियम के किसी धारा का उल्लंघन कर रहा है, या फिर किसी नगर पालिका अध्यक्ष का कोई आदेश है, अगर वो आपके नियमों के विरुद्ध है या अधिनियम का उल्लंघन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये जो सीएमओ है ये अपनी लिखित कानूनी सलाह उसको देगा कि किस प्रकार से ये नियमों के विरुद्ध है या कौन सी धारा का ये उल्लंघन कर रहा है। तो लिखित कानूनी सलाह जो है वो देगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है लिखित, यानी कि वो रिटर्न में देगा, मौखिक नहीं होगा। तो ये दूसरा काम है कि कोई भी असंगत निर्णय है, चाहे वो अध्यक्ष ले, कोई समिति ले या कोई नगर पालिका ले, तो उन असंगत निर्णयों पर ये अपनी असहमति भी प्रकट कर सकता है, डिसेंट नोट भी लिख सकता है, लेकिन वो उसको रिटर्न में लिख के देना होगा, ठीक है। तो एक तो ये हुआ। इसके बाद में सीएमओ जो है वो बैठक की जो कार्रवाई है या आदेश पर इस तथ्य को दर्ज करेगा, बैठक की जो कार्रवाई है या फिर
क्योंकि बैठक की जो कार्रवाई होती है नगर पालिका की, उसका रिकॉर्ड भी सीएमओ ही रखता है। अभी अभी ऊपर अपने बात की थी, ठीक है। या फिर कोई अध्यक्ष का आदेश है तो उस पर इसको दर्ज करेगा, इस असहमति नोट को, और वह अपना जो डिसेंट नोट है वो यहाँ पर प्रस्तुत करेगा। किसी भी बैठक की जो कार्रवाई है उस पर जो है इस डिसेंट नोट को या असहमति विवरण जो है इसको प्रस्तुत करेगा। तो सिंपल सी बात ये आती है यहाँ पर कि ये जो असहमति टिप्पणी जो वो लिखेगा, असहमति टिप्पणी डिसेंट नोट, जो असहमति टिप्पणी लिखेगा ये बैठक की कार्यवाही में प्रस्तुत करेगा उसको। जो भी नगर पालिका है उसकी बैठक की जो कार्रवाई है वहां पर इसको प्रस्तुत करेगा, जो भी उसकी असहमति टिप्पणी होगी, जिसके अंदर वो रिटर्न में लिख कर देगा कि किस धारा का उल्लंघन किया है, किस नियम का उल्लंघन किया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। फिर इसमें एक समय सीमा भी दी गई है। अच्छा, एक चीज इसमें मैं आपको बता दूं कि इस एक्ट में बहुत सारी जगह पर कंपाइलेशन के आपको तरीके मिलेंगे। जैसे एक कंपाइलेशन मेथड तो ये हो सकता है कि धारा और एक उसका विषय लिख लो आप, ठीक है। जितनी भी आपके सिलेबस में चैप्टर दिए गए और उन चैप्टर्स में जितनी भी धाराएं दी गई है, जैसे यहाँ पर लिखा धारा 2 और उसका विषय क्या है वो लिख लिया, सिर्फ विषय। तो एक कंपाइलेशन तो ये बनेगा, ये आपको करने की नीड नहीं है, ये हम आपको कंप्लीटली करके दे रहे हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज आपको कंपाइलेशन मिल ही रहा है। अब दूसरा इसमें एक कंपाइलेशन और हो सकता है कि इस एक्ट में बहुत सारी समय सीमाएं दी हुई है, बहुत सारी समय सीमाएं दी हुई है। अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे हो तो जितनी भी समय सीमाएं हैं उनको एक जगह पर कंपाइल करके रख लो, उनका एक अलग ही चैप्टर बना लो समय सीमाओं का, ठीक है। और उनको अगर आप एक जगह लिख लोगे तो आपको सारी समय सीमाएं याद हो जाएगी। अगर आप अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ोगे तो उनको याद करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप उनको एक जगह पर पढ़ोगे सारी समय सीमाओं को तो फिर वो इजीली याद हो जाएगी। और समय सीमाओं से 3 से 4 क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे 40 में से। तो समय सीमाओं के प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यही प्रश्न रहेंगे। तो इनको आप कंपाइल करके रखें सारी समय सीमाओं को। जैसे यहां पर आई है 7 दिन की समय सीमा। अब ये 7 दिन की समय सीमा क्या है कि ये जो सीएमओ है, जो भी उस मामला है, जो मामला जिस पर इसने असहमति प्रकट की है, उस मामले को राज्य सरकार या फिर कोई प्राधिकृत अधिकारी को कितने दिन के अंदर भेजेगा, 7 दिन के भीतर। और अवधि की गणना कहां से होगी, संकल्प या आदेश पारित होने के 7 दिनों के भीतर। सिंपल सी बात मैं आपको समझाता हूं यहां पर कि जो नगर पालिका है या नगर पालिका की समिति है, मान लो, ठीक है, नगर पालिका है या फिर नगर पालिका की समिति है, इनके संकल्प पर या फिर किसी भी अध्यक्ष जो है नगर पालिका के, उसके आदेश पर, इसके संकल्प पर या अध्यक्ष के आदेश पर अगर इसको असहमति होती है सीएमओ को, तो वो उस पर असहमति नोट लिख सकता है लिखित में, और वो इसको राज्य सरकार को सौंपेगा। ये जो असहमति नोट है इसको किसको सौंपेगा, राज्य सरकार को, या फिर राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को सौंपेगा। कितने दिन में सौंपेगा ये समय सीमा भी डिसाइड की हुई है। तो ये समय सीमा यहां पर है 7 दिन की। समय सीमा कितने दिन की है, 7 दिन की समय सीमा है। 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो इसको ये सौंपना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 7 दिन की समय सीमा। ऐसे संकल्प या आदेश के पारित होने, संकल्प कौन सा, नगर पालिका या उसकी समिति का या फिर अध्यक्ष का आदेश है, उसके पारित होने के 7 दिन के भीतर जो सीएमओ है वो उस मामले को राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो है उसको भेजेगा, ठीक है। तो ये 7 डेज रूल इसमें ध्यान रखना, एक समय सीमा याद रखना 7 दिन की, कि अपना जो है सहमति नोट है वो राज्य सरकार को कितने दिनों के भीतर भेजेगा, 7 दिनों के भीतर कोई भी संकल्प या आदेश पारित होने के। अब आता है इसमें अगर सीएमओ जानबूझकर जो है वो लापरवाही कर देता है अपने कर्तव्यों की, तो लापरवाही का परिणाम क्या होगा। लापरवाही का एक ही परिणाम है, उसकी सैलरी में से काट लिए जाए, ठीक है।
यदि सीएमओ जानबूझकर इस कर्तव्य की उपेक्षा करता है, विलफुली उसको नेग्लेक्ट कर देता है, जानबूझकर अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है, तो नगर पालिका को होने वाली किसी भी जो वित्तीय हानि है उसके लिए वो व्यक्तिगत रूप से दोषी पाया जाएगा। यानी कि वित्तीय हानि जो भी नगर पालिका को होगी वो उसकी सैलरी में से ही भरी जाएगी। सिंपल सी बात है कि मान लो सीएमओ का जो कर्तव्य था उसने जानबूझकर उसका क्या कर दिया, उल्लंघन कर दिया। कर्तव्य क्या था कि अगर किसी भी चीज पर उसको असहमति होती है तो उसको असहमति नोट लिखना होता है रिटर्न के अंदर और 7 दिन के अंदर राज्य सरकार को पेश करना होता है, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि उसने ये लापरवाही कर दी और उसने ऐसा नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका को कोई भी अगर वित्तीय हानि होती है, वित्तीय उसको लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है, तो वो सारा फाइनेंशियल लॉस जो है वो सरकार नहीं भरेगी, वो उसकी सैलरी में से ही भरा जाएगा, ठीक है। तो लापरवाही का परिणाम यही है कि सीएमओ की जो सैलरी है उस पर काटा लगेगा। लापरवाही का परिणाम क्या होगा? तो सीएमओ जो है अगर वो जानबूझकर अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो उसके लिए नगर पालिका को जो भी वित्तीय हानि होगी उसका सीएमओ जो है वो व्यक्तिगत रूप से दोषी माना जाएगा, ठीक है ना। सीएमओ क्या माना जाएगा? व्यक्तिगत रूप से दोषी माना जाएगा इसमें। ठीक है। इसके बाद अपने अगर बात करें कि स्टेट गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन ले सकती है लापरवाही वाली स्थिति पर, या फिर इसमें तो स्टेट गवर्नमेंट सॉरी लापरवाही वाली स्थिति नहीं, यहां पर जो उसने डिसेंट नोट पेश किया था, असहमति टिप्पणी उसने प्रस्तुत की थी, उस पर स्टेट गवर्नमेंट क्या निर्णय लेगी, क्योंकि उसने 7 दिन के भीतर राज्य सरकार को भेज दिया है, ठीक है। तो उस पर राज्य सरकार क्या एक्शन लेगी? तो रिपोर्ट मिलने पर राज्य सरकार या कोई जो प्राधिकृत अधिकारी है वो अंतरिम या फिर अंतिम आदेश पारित करेगा, या तो इंटरिम या फिर फाइनल जो है आदेश पारित करेगा, जो नगर पालिका पर बाइंड होगा, जो वो बोलेगा वो उसको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए 30 दिन की समय सीमा का प्रोविजन है। यदि 30 दिन के भीतर राज्य सरकार का कोई आदेश नहीं आता है, ठीक है, तो फिर नगर पालिका उस संकल्प या आदेश को इस तरह लागू कर सकती है मानो कोई असहमति नोट प्रस्तुत ही नहीं किया गया था। ध्यान रखना, अगर राज्य सरकार 30 दिनों तक उसके असहमति नोट पर ध्यान ही नहीं देती और कोई आदेश पारित नहीं करती है तो वो असहमति नोट फिर धरा का धरा रह जाएगा। फिर नगर पालिका जो है वो उस संकल्प को पारित कर देगी, लागू कर देगी, और वो ये मान लेगी कि ऐसा कोई असहमति नोट आया ही नहीं था, ठीक है। जब यानी कि मेन चीज ये है कि सीएमओ के पास में इतनी पावर नहीं है, सीएमओ सिर्फ एक कबूतर की तरह है जो सूचना पहुंचा सकता है राज्य सरकार के पास में, ठीक है। मेन एक्शन लेने का काम राज्य सरकार का है, और अगर राज्य सरकार 30 दिन के अंदर ये एक्शन नहीं लेती है तो फिर नगर पालिका जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई असहमति नोट प्रस्तुत किया गया था या नहीं किया गया था, वो चाहे नियमों का उल्लंघन हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, वो पेश कर देगी उस संकल्प को, ठीक है। तो ये चीज है। ये अभी मैं आपको एक और समझा देता हूं इसमें कि स्टेट गवर्नमेंट क्या उस पर निर्णय लेगी। अब तक जितनी भी स्टोरी लाइन सी चली है वो मैं आपको समझाता हूँ सिंपल। देखो, सबसे पहले तो जो सीएमओ होता है, सीएमओ उसका काम क्या होता है? नगर पालिका के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनकी सुरक्षा करना, ठीक है। दूसरा उसका ये काम होता है कि कोई भी असंगत निर्णय है तो उस पर अपनी असहमति प्रकट करना। अगर मान लो कोई नगर पालिका है या नगर पालिका की कोई समिति है, उसने कोई ऐसा संकल्प पारित किया है जो कि इस नगर पालिका अधिनियम की धाराओं के विरुद्ध है या फिर वो नगर पालिका नियमों के विरुद्ध है, तो ऐसी स्थिति में, या फिर मान लो कोई अध्यक्ष है उसने कोई ऐसा आदेश पारित कर दिया है, अध्यक्ष ने कोई ऐसा आदेश दे दिया है जो कि सेम कंडीशन है, नगर पालिका नियमों के विरुद्ध है और नगर पालिका की किसी एक्ट की धारा का उल्लंघन करता है, तो इस स्थिति में जो सीएमओ होता है वो असहमति विवरण प्रस्तुत करता है, डिससेंट नोट पेश करता है, और ये जो असहमति टिप्पणी होती है उसकी वो लिखित में होगी, लिखित कानूनी सलाह देगा वो, इस पर लिखित कानूनी सलाह देगा, लिखित में जो है वो असहमति विवरण प्रस्तुत करेगा। अब ये विवरण प्रस्तुत किसको करेगा? ये विवरण प्रस्तुत करेगा वो राज्य सरकार को, राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को। कितने दिनों के अंदर? 7 दिन के अंदर।
किस अवधि से गणना होगी इन 7 दिनों की? तो ये जिस दिन नगर पालिका या फिर नगर पालिका की समिति ने संकल्प को पेश किया है या अध्यक्ष ने आदेश जो है वो पारित किया है, ठीक है, उस अवधि से लेकर 7 दिन के भीतर ये राज्य सरकार या फिर जो आपके उसका प्राधिकृत अधिकारी है गवर्नमेंट का, उसको ये पेश करेगा वो असहमति विवरण। अगर वो इसमें लापरवाही कर देता है तो लापरवाही की स्थिति में नगर पालिका को जो भी वित्तीय हानि होगी वो इसकी सैलरी से ली जाएगी, यानी व्यक्तिगत रूप से दोषी होगा। अब आता है राज्य सरकार इस पर क्या निर्णय ले सकती है। अगर राज्य सरकार 30 दिन के अंदर, राज्य सरकार ये जो भी प्राधिकृत अधिकारी है ये 30 दिनों के अंदर इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो असहमति नोट है ये धरा का धरा ही रह जाएगा, इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा और नगर पालिका जो संकल्प है उसको पेश कर देगी, पारित कर देगी, सॉरी, ठीक है, वो उसको पारित कर देगी। लेकिन अगर 30 दिनों के अंदर राज्य सरकार ने कोई निर्णय ले लिया तो वो निर्णय नगर पालिका को मानना ही पड़ेगा, वो उस पर बाइंड होगा, ध्यान रखना, आबद्ध होगा। तो ये अब तक की स्थिति है जिसमें 2 टाइमलाइन आपको मैंने समझाई है, 7 दिन और 30 दिन, ठीक है। तो इतनी बातें आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं अपने आगे। अगला काम क्या है इसका? अगला काम है अधिप्रमाणीकरण, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन यानी कि अधिप्रमाणन। सभी जो संकल्प होते हैं, लाइसेंस जो होते हैं या परमिशंस जो होती है, अनुमतियां जो होती है, उनको वैध होने के लिए सीएमओ के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित होना अनिवार्य है। आप इसको अटेस्टेड भी बोल सकते हो एक टाइप से, लेकिन इसको वेरिफिकेशन या ऑथेंटिफिकेशन ज्यादा सही वर्ड है, ऑथेंटिकेशन। तो अधिप्रमाणन होना उनका जरूरी है। अगर कोई भी मान लो संकल्प है नगर पालिका का कोई भी जो है वो संकल्प है, ठीक है, या कोई अनुमति है, परमिशन चाहिए उसको, या कोई लाइसेंस चाहिए, तो ये सब जो है इन पर सीएमओ जो है, सीएमओ द्वारा अधिप्रमाणित होने चाहिए। तो सीएमओ के अधिप्रमाणन की इनमें आवश्यकता है, सीएमओ द्वारा अधिप्रमाणित ये होने चाहिए। कोई भी संकल्प, अनुमति या लाइसेंस जो है वो सीएमओ के द्वारा जो है वो अधिप्रमाणित होने आवश्यक है। तो ये अधिप्रमाणन का काम भी है सीएमओ का। फिर इसके बाद में आता है पत्राचार से रिलेटेड कार्य, कोरस्पोंडेंस, जिसके तहत नगर पालिका जो है उसको आने वाले और उसकी तरफ से जारी होने वाले जो सभी पत्र होते हैं वो सामान्यतः सीएमओ के नाम, हस्ताक्षर और मुहर से ही जारी होंगे। अध्यक्ष के हस्ताक्षर और नाम भी उसमें हो सकते हैं। सिंपल सी बात है, नगर पालिका की तरफ से कोई भी पत्र जो है अगर वो जारी किया जाता है तो उस पर नाम, मोहर और हस्ताक्षर किसके होंगे? सीएमओ के होंगे। नगर पालिका की तरफ से कोई भी पत्र अगर जारी किया जाता है तो उस पर नाम, मोहर और हस्ताक्षर किसके होंगे? सीएमओ के होंगे। कुछ स्थितियों में अध्यक्ष के भी हो सकते हैं। तो एक काम तो अभी 4 काम अपने पढ़ चुके हैं, ठीक है। तीसरा काम इसका अधिप्रमाणन का था कि नगर पालिका का कोई भी संकल्प है, कोई भी अनुमति है या कोई लाइसेंस है तो वो सीएमओ द्वारा अधिप्रमाणित होंगे, ऑथेंटिफाई होंगे। इसी प्रकार से पत्राचार से रिलेटेड कार्य क्या है कि नगर पालिका के द्वारा जारी कोई भी पत्र है तो उस पर नाम, मोहर और हस्ताक्षर किसके होंगे? सीएमओ के होंगे, या फिर कुछ स्थितियों में अध्यक्ष के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो नगर पालिका को आने वाले या फिर उसकी तरफ से जारी होने वाले जो सभी पत्र होते हैं उन पर सीएमओ के नाम, हस्ताक्षर और मुहर जो है वो लगे होते हैं। कुछ स्थितियों में अध्यक्ष के नाम या हस्ताक्षर भी हो सकते हैं। इसके अलावा बैठक के अंदर इसकी क्या भूमिका है सीएमओ की? तो सीएमओ बैठक के अंदर किसी भी विषय पर स्पष्टीकरण दे सकता है, ठीक है। बैठक में इसकी क्या भूमिका है तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर कोई भी नगर पालिका की मीटिंग है तो उसमें सीएमओ का क्या काम है? बैठक के अंदर इसको क्यों बैठाया जाता है बेसिकली, ठीक है। तो किसी भी मीटिंग के अंदर सीएमओ का क्या काम होता है? तो सीएमओ बैठक में किसी भी विषय पर अपना स्पष्टीकरण दे सकता है, एक्सप्लेनेशन दे सकता है, लेकिन वो उस पर मतदान नहीं कर सकता और ना ही प्रस्ताव रख सकता है। सिंपल सी बात है, कोई भी विषय है, ठीक है, कोई भी विषय है तो इस पर वो अपना स्पष्टीकरण तो दे सकता है, क्लैरिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन दे सकता है, स्पष्टीकरण वो इस पर दे सकता है,
स्पष्टीकरण तो दे सकता है। कोई भी विषय है मान लो, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट मान लो, कोई संकल्प है, उसके अंदर कोई प्रोजेक्ट है रोड बनाने का, तो उस पर ये अपनी राय प्रकट कर सकता है, बेसिकली अपना स्पष्टीकरण या एक्सप्लेनेशन दे सकता है कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। लेकिन जब वोटिंग की बारी आएगी कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो वोटिंग राइट्स इसके पास में नहीं है जो अध्यक्ष और सदस्यों के पास में है। तो ये मतदान नहीं कर सकता है किसी भी स्थिति में, ठीक है, मतदान नहीं कर सकता है और ना ही अपना कोई प्रस्ताव रख सकता है कि ये काम ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। तो ये प्रस्ताव भी नहीं रख सकता है कि इस काम को ऐसे करना चाहिए, प्रस्ताव नहीं रख सकता, ये सिर्फ स्पष्टीकरण दे सकता है। ना तो मतदान कर सकता है, ना ही अपना कोई प्रस्ताव रख सकता है। तो ये इसकी नगर पालिका की बैठक में भूमिका है सीएमओ की। क्या भूमिका है? किसी भी विषय पर ये अपना स्पष्टीकरण दे सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता और प्रस्ताव नहीं रख सकता। इसके अलावा नियंत्रण करने का भी इसका काम है। अध्यक्ष जो है उसके अधीन होता है, वैसे तो सीएमओ नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है उसके ये अधीन रहता है। अध्यक्ष के सामान्य अधीक्षण के अधीन रहते हुए वो अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उन पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। यानी सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा है कि जो अध्यक्ष होता है उसके अधीन होता है सीएमओ, और सीएमओ कंट्रोल करता है अपने अधीनस्थ जो प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं उनको। ये पूरी की पूरी धारा 49 है, 49 है। अब मैं आपको एक सिंपल तरीके से इसको समझाता हूं, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। धारा 49 स्टोरी लाइन की तरह चलेगी। धारा 49 सबसे पहली बात तो इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें जो सीएमओ होता है मुख्य नगरपालिका अधिकारी, चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर, उसके कर्तव्य और शक्तियां दी हुई है, कर्तव्य और शक्तियां दी हुई है। अब इसके कर्तव्य और शक्तियां क्या क्या हैं बेसिकली, तो पहला होता है इसका काम अभिलेखों की रक्षा करना, अभिलेखों की रक्षा करना, जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनकी कस्टडी करना। दूसरा इसका काम होता है असंगत निर्णयों पर, असंगत निर्णयों पर असहमति प्रकट करना, असंगत निर्णयों पर असहमति प्रकट करना, असंगत निर्णयों पर असहमति प्रकट करना। और इसको मैं आपको वापस समझा देता हूं। नगर पालिका या नगर पालिका की कोई समिति है, उसने कोई संकल्प जो है वो पेश किया है, या किसी अध्यक्ष ने कोई आदेश जारी किया है, अगर सीएमओ को लगता है ये सारी चीजें जो है वो आपके नगर पालिका अधिनियम की किसी धारा का उल्लंघन कर रही है या फिर नगर पालिका के नियमों के बिल्कुल ही विरुद्ध है, तो ऐसी स्थिति में वो लिखित के अंदर इनको एक कानूनी सलाह देगा जिसको अपने बोलते हैं असहमति नोट, ठीक है। और वो जो असहमति नोट होगा वो ये इस अवधि से लेकर 7 दिनों के भीतर भीतर राज्य सरकार को या राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को देगा, ठीक है। उस स्थिति में फिर राज्य सरकार जो उस पर निर्णय लेने के लिए कितनी टाइमलाइन ले सकती है? 30 दिन, ठीक है। 30 दिन का टाइम है राज्य सरकार के पास। अगर राज्य सरकार ऐसा आदेश जारी कर देती है कि कोई भी आदेश जारी करती है तो वो नगर पालिका के ऊपर बाइंड होगा, आबद्ध होगा। अगर राज्य सरकार बोलती है इस काम को नहीं करना है तो नहीं करना है फिर, ठीक है। लेकिन अगर राज्य सरकार 30 दिनों तक इग्नोर कर देती है और कोई निर्णय नहीं लेती है तो ऐसी स्थिति में ये असहमति जो टिप्पणी है इसका कोई महत्व नहीं रहेगा, ठीक है। अगर ऐसी स्थिति में मान लो बीच में वो लापरवाही कर देता है सीएमओ, वो इसको असहमति नोट प्रस्तुत ही नहीं करता, उसको पता है कि ये उल्लंघन कर रहा है लेकिन वो प्रस्तुत ही नहीं करता है, तो जो भी नगर पालिका को वित्तीय हानि होगी इस कारण से वो सारी उसकी सैलरी से ली जाएगी, यानी वो उसका व्यक्तिगत रूप से दोषी माना जाएगा, ठीक है। ये दूसरा है। तीसरा काम उसका है अधिप्रमाणन का। अधिप्रमाणन, अधिप्रमाणन का मीनिंग क्या है? अधिप्रमाणन का मीनिंग ये है कि नगर पालिका के कोई भी संकल्प है यानी रेजोल्यूशन है या कोई लाइसेंस है या कोई अनुमति है, तो उन सब पर नाम, हस्ताक्षर और मोहर किसकी लगेगी? सीएमओ की लगेगी, या फिर कुछ स्थितियों में अध्यक्ष की भी हो सकती है, ठीक है। तो तीसरा काम उसका अधिप्रमाणन का हो गया। चौथा काम है पत्राचार का। चौथा काम किसका है? पत्राचार का, यानी नगर पालिका को आने वाले या नगर पालिका की तरफ से जारी होने वाले जितने भी पत्र होंगे, अरे रे उल्टा उल्टा उल्टा, हाँ ठीक है, हाँ तो ये
ठीक है। अधिप्रमाणन का मीनिंग ये था कि जितने भी लाइसेंस वगैरह हैं, अनुमतियां हैं, उन सब पर जो है वो अधिप्रमाणित किससे होंगे, उन पर हस्ताक्षर किसके होंगे, सीएमओ के। और पत्राचार का मीनिंग ये है कि नगर पालिका की ओर से जारी होने वाले या फिर नगर पालिका की ओर से जारी होने वाले या नगर पालिका को आने वाले या उसकी तरफ से जारी होने वाले सभी जो पत्र होते हैं उन पर सीएमओ के जो है वो क्या होते हैं, नाम होता है, हस्ताक्षर होता है और उसकी मोहर होती है। कुछ स्थितियों में अध्यक्ष की भी हो सकती है। ठीक है, ये पत्राचार है बेसिकली। फिर पांचवा उसका काम इसमें आता है नियंत्रण का या बैठक में भूमिका। पहले हाँ, बैठक में भूमिका। तो बैठक में क्या उसकी भूमिका है, तो नगर पालिका की बैठक में सीएमओ की क्या भूमिका है, सिंपल सी है कि वो नगर पालिका की बैठक में अपना किसी भी विषय पर स्पष्टीकरण दे सकता है, लेकिन उस पर वो मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, वो उस पर अपना मतदान नहीं कर सकता है, ना ही वो अपना कोई प्रस्ताव पेश कर सकता है। छठा काम उसका नियंत्रण का है, यानी वो अध्यक्ष के नियंत्रण में रहता है, लेकिन अपने जो अधीनस्थ प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उन पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, तो ये बेसिकली 6 काम है सीएमओ के, ये धारा 49 में दिए हुए हैं। ठीक है, अब मैं आपको ओरिजिनल वाला भी दिखा देता हूं जिसके अंदर ये दिया हुआ है। धारा 49 में लिखा हुआ है, अभिलेखों की अभिरक्षा को सम्मिलित करते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य, जिसमें पहले धारा 49(1) में ही ये रिकॉर्ड्स वाली बात की गई, अभिलेखों की रक्षा करता है। फिर ये 2 में असंगत टिप्पणी वाला है। फिर ये उपधारा 3 आ गई। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि अगर वो लापरवाही करता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। फिर आ गई उपधारा 4, जिसके अंदर राज्य सरकार का बताया गया है कि राज्य सरकार जो आदेश देगा वो अंतरिम होगा या फिर अंतिम होगा। ठीक है, समय अवधि भी बताई गई है परंतु के अंदर। फिर इसकी उपधारा 5 आती है, जिसमें ये बताया गया है कि हाँ, ऑथेंटिफिकेशन, अधिप्रमाणन। तो इस प्रकार से जितने भी ये पत्राचार हो गया। ठीक है, तो ये जितने भी 8 उपधाराओं के अंदर या फिर 9 उपधाराओं के अंदर ये आगे और बताया गया है यहाँ पर लेखाओं से रिलेटेड सारी बातें, तो ये सारा मैंने आपको पढ़ा दिया है यहाँ पर। ठीक है, ये सारा पढ़ा दिया। तो ये जितनी भी बातें बताई गई है 9 उपधाराओं के अंदर, धारा 49 जो है इसके अंदर टोटल 9 उपधाराएं हैं। तो इन 9 उपधाराओं में जितनी बात बताई गई है उन सारी चीजों के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट है वो सारी आपको पढ़ा दी गई है। ठीक है, अब अपने चलते हैं धारा 50 के ऊपर। ठीक है, धारा 50 के अंदर क्या है, तो धारा 50 बहुत सिंपल है। धारा 50 बहुत ही ज्यादा सिंपल है। धारा 50 में है कार्यभार सौंपना। धारा 50 का विषय क्या है, कार्यभार सौंपना। कार्यभार सौंपना, डेलीगेशन एक टाइप से, प्रत्यायोजन नहीं कह सकते, पूरा कार्यभार ही सौंपना है। प्रत्यायोजन में तो कुछ कार्य सौंपे जाते हैं, यहाँ पूरा, यानी कि कार्यवाहक कौन होगा बेसिकली। तो कार्यभार सौंपना, तो धारा 50 जो है उसके अंदर कार्यभार सौंपने से रिलेटेड प्रोविजंस किए गए हैं, जिसके तहत जब भी कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या कोई सदस्य है, अब कार्यभार कब सौंपते हैं, अगर वो मान लो इस्तीफा दे देते हैं, ऐसी स्थिति में उसका पद रिक्त होगा, या उनको पद से हटा दिया जाए तो ऐसी स्थिति में उसका पद रिक्त हो जाएगा, या उसको मान लो निलंबित कर देती है। और आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि राज्य सरकार जो है, अरे ये तो बता ही दिया मैंने, कौन निलंबित करता है, तो राज्य सरकार उनको निलंबित कर सकती है। ठीक है, तो निलंबित कर देती है, या उनका चुनाव जो है वो रद्द हो जाता है, चुनाव शून्य हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनका पद क्या हो जाता है, फिर रिक्त हो जाता है, पद रिक्त हो जाता है। तो इस स्थिति के अंदर अपने पद की जो संपत्ति है और जो कागज पत्र है, वो, इसका मीनिंग सिंपल है, अपना जो कार्यभार है वो किसको सौंपेंगे वो। ठीक है, मान लो अध्यक्ष का पद खाली हो गया तो उसका कार्यभार कौन ग्रहण करेगा, उपाध्यक्ष का पद खाली हो गया तो उसका कार्यभार कौन ग्रहण करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं।
तो इसमें सबसे पहले आते हैं अपने अध्यक्ष के ऊपर। कार्यभार सौंपने के अंदर सबसे पहले आते हैं अध्यक्ष के ऊपर कि अध्यक्ष अपना कार्यभार किसको सौंपेगा। अध्यक्ष जो है वो अपना कार्यभार किसको सौंपेगा। अध्यक्ष अपना कार्यभार सौंपेगा उपाध्यक्ष को। ठीक है, यदि उपाध्यक्ष नहीं है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के द्वारा निर्देशित जो सदस्य है उसको सौंपेगा। सिंपल सी बात है, अध्यक्ष जो है वो अपना कार्यभार सौंपेगा उपाध्यक्ष को, और अगर उपाध्यक्ष नहीं है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई सदस्य होगा उसको सौंपेगा। सिंपल सी बात है कि अध्यक्ष जो है वो अपना कार्यभार किसको सौंपेगा, उपाध्यक्ष को सौंपेगा। अगर उपाध्यक्ष नहीं है तो फिर राज्य सरकार के द्वारा जो निर्देशित सदस्य है उसको अपना कार्यभार सौंपेगा। अब इसमें एक प्रोविजन आता है और वो है आरक्षण से रिलेटेड प्रोविजन, कि अगर मान लो जो अध्यक्ष है वो आपके एससी है, एसटी है, ओबीसी है या कोई महिला है, ठीक है, तो ये जो अपना कार्यभार सौंपेगा, ये अपना कार्यभार किसको सौंपेगा, या तो उपाध्यक्ष को सौंपेगा। तो ये जो उपाध्यक्ष है ये भी किसका होना चाहिए, एससी, एसटी, ओबीसी या फिर महिला होनी चाहिए, सेम कैटेगरी होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किसी सदस्य को, जो कि एससी, एसटी, ओबीसी या फिर क्या होना चाहिए, महिला होना चाहिए। मान लेते हैं कि उस नगर पालिका में ये भी नहीं है, ऐसा कोई सदस्य ही नहीं है जो एससी, एसटी, ओबीसी या महिला है, तो ऐसी स्थिति में फिर किसी अन्य वर्ग के सदस्य को भी, अन्य वर्ग के सदस्य को भी कार्यभार सौंपा जा सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या आरक्षण का जो प्रावधान ये है कि क्या आपके जो भी अध्यक्ष है वो अपना कार्यभार किसी अन्य वर्ग के सदस्य को सौंप सकता है क्या, तो बिल्कुल, जो एक्सट्रीम सिचुएशन है, लास्ट सिचुएशन है, वहां पर वो किसी अन्य वर्ग के सदस्य को भी अपना कार्यभार सौंप सकता है। ठीक है, तो ये रूल है सिंपल सा कि यदि अध्यक्ष का पद एससी, एसटी, ओबीसी या महिला के लिए आरक्षित था तो कार्यभार उसी वर्ग के उपाध्यक्ष को सौंपा जाएगा। यदि ऐसा उपाध्यक्ष नहीं है तो फिर राज्य सरकार के निर्देशानुसार उसी आरक्षित वर्ग के किसी सदस्य या महिला सदस्य को सौंपा जाएगा। यदि उसी वर्ग का कोई सदस्य भी उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में अन्य वर्ग के सदस्य को भी कार्यभार सौंपा जा सकता है। तो सिंपल सी चीज है ये, बहुत ही आरक्षण। पहली बात तो ये है कि अध्यक्ष अपना कार्यभार किसको सौंपेगा, उपाध्यक्ष को सौंपेगा। अगर उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्य सरकार के द्वारा निर्देशित किसी सदस्य को अपना कार्यभार सौंपेगा। अब इसमें आरक्षण का प्रावधान है कि यदि अध्यक्ष का जो पद था वो एससी, एसटी, ओबीसी या महिला के लिए आरक्षित था तो वो अपना कार्यभार जिस उपाध्यक्ष को सौंपेगा वो भी एससी, एसटी, ओबीसी या महिला होना चाहिए। अगर ऐसा उपाध्यक्ष नहीं है तो ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा जो निर्देशित सदस्य है, जो एससी, एसटी, ओबीसी या महिला है, उसको अपना कार्यभार सौंपेगा। लेकिन ये भी अगर मान लेते हैं उस नगर पालिका में नहीं है तो ऐसी स्थिति में फिर वो किसी अन्य वर्ग के सदस्य को अपना कार्यभार सौंपेगा। ठीक है, तो ये आरक्षण का प्रावधान है। तो ये तो बात हुई अध्यक्ष के कार्यभार की। अब बात कर लेते हैं कि उपाध्यक्ष अपना कार्यभार किसको सौंपेगा। ठीक है, जो उपाध्यक्ष है वो अपना कार्यभार किसको सौंपेगा। उपाध्यक्ष जो है वो अपना कार्यभार सौंपेगा अध्यक्ष को। उपाध्यक्ष किसको सौंपेगा, अध्यक्ष को, और अगर अध्यक्ष नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा निर्देशित सदस्य को। उपाध्यक्ष अपना कार्यभार सौंपेगा अध्यक्ष को, और अगर अध्यक्ष नहीं है तो फिर वो राज्य सरकार द्वारा निर्देशित सदस्य को अपना कार्यभार सौंपेगा। राज्य सरकार द्वारा निर्देशित सदस्य को अपना कार्यभार सौंपेगा। ठीक है, उपाध्यक्ष अपना कार्यभार किसको सौंपेगा, अध्यक्ष को। अध्यक्ष किसको सौंपेगा, उपाध्यक्ष को। लेकिन मान लो अध्यक्ष नहीं है तो ऐसी स्थिति में फिर राज्य सरकार के द्वारा जो निर्देशित सदस्य है उसको अपना कार्यभार सौंपेगा। अगला इसमें आता है कि जो सदस्य हैं
वो अपना कार्यभार किसको सौंपेंगे, तो वो भी अपना कार्यभार किसको सौंपेंगे, अध्यक्ष को ही सौंपेंगे, और अध्यक्ष नहीं है तो फिर उपाध्यक्ष को। तीसरा इसमें आता है कि सदस्य जो है वो अपना कार्यभार किसको सौंपेंगे, तो सदस्य अपना कार्यभार सौंपेंगे अध्यक्ष को, और अध्यक्ष अगर नहीं है तो फिर वो सौंपेंगे उपाध्यक्ष को। सदस्य अपना कार्यभार अध्यक्ष को सौंपेंगे, अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष को। सिंपल, सारे अपना कार्यभार अध्यक्ष उपाध्यक्ष को। अब आते हैं चौथी स्थिति पर, कोई नगर पालिका समय से पहले ही क्या होगी, विघटित होगी, डिसॉल्व हो गई, डिसॉल्व म्युनिसिपैलिटी, विघटित नगर पालिका। अगर कोई नगर पालिका विघटित हो चुकी है तो जो अपना कार्यभार है वो किसको सौंपेगी, ठीक है, नगर पालिका विघटित हो गई, विघटित नगर पालिका, विघटित नगर पालिका समय से पहले ही मान लो कोई नगर पालिका है वो विघटित हो गई, तो विघटित नगर पालिका अपना कार्यभार किसको सौंपेगी, आप खुद सोच के देखो। अगर कोई नगर पालिका समय से पहले भंग हो गई, ठीक है, इसका मीनिंग अब कोई नई नगर पालिका आएगी आगे, तो कार्यभार भी किसी को सौंपेगी, उसी को सौंपेगी, ठीक है। तो कार्यभार जो है वो नवगठित नगर पालिका को या फिर धारा 322 के तहत नियुक्त किसी सरकारी अधिकारी जो है उसको सौंपा जाएगा। विघटित नगर पालिका जो है वो अपना कार्यभार सौंपेगी नवगठित नगर पालिका को, नवगठित नगर पालिका को, क्योंकि आगे यही आएगी नवगठित नगर पालिका, या फिर धारा 322 के तहत किसी सरकारी अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। ये धारा 322 में डिटेल में देखेंगे। धारा 322 के तहत किसी सरकारी अधिकारी को जो नियुक्त किया जाएगा उसको ये अपना कार्यभार सौंप देगी। तो ये सिंपल सी बात है कि जो विघटित नगर पालिका है, डिसॉल्व म्युनिसिपैलिटी है, वो अपना कार्यभार किसको सौंपेगी, नवगठित नगर पालिका को, या फिर आपके जो धारा 322 है उसके तहत किसी धारा 322 के तहत नियुक्त किसी सरकारी अधिकारी को जो है अपना कार्यभार सौंपेगी। ठीक है, तो ये चार चीजें आपको समझ आनी चाहिए। मैं वापस से आपको रिपीट कर देता हूं ये सारी। जो धारा 50 है जिसके अंदर की आपके कार्यभार सौंपने से रिलेटेड प्रोविजंस किए गए हैं, जिसके अंदर जो अध्यक्ष होता है वो अपना कार्यभार किसको सौंपता है, उपाध्यक्ष को सौंपता है। अगर उपाध्यक्ष नहीं है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के द्वारा निर्देशित सदस्य को अपना कार्यभार सौंपता है। इसमें ये प्रोविजन है कि अध्यक्ष अगर SC ST OBC या महिला का है तो जो अपना कार्यभार सौंपेगा वो उपाध्यक्ष भी यही होना चाहिए, SC ST OBC या महिला। अगर ये नहीं है तो फिर राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किसी ऐसे सदस्य को जो SC ST OBC या महिला है उसको अपना कार्यभार सौंपेगा। अगर पूरी नगर पालिका में ऐसा कोई सदस्य ही नहीं है तो फिर वो अन्य वर्ग के किसी सदस्य को जो है ये कार्यभार सौंपेगा। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष अपना कार्यभार अध्यक्ष को सौंपेगा। अध्यक्ष नहीं है तो फिर राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किसी सदस्य को सौंपेगा। सदस्य किसको सौंपेगा, अध्यक्ष को, अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष को। विघटित नगर पालिका अपना कार्यभार सौंपेगी नवगठित नगर पालिका को या फिर धारा 322 के तहत नियुक्त किसी सरकारी अधिकारी। ठीक है, तो ये अब तक के प्रोविजंस थे। अब अगर अपने यहां पर एक अवधि की बात करें, दो चीजें हैं। ठीक है, 60 दिन का नियम क्या कहता है कि जिस सदस्य को अस्थायी रूप से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का कार्यभार सौंपा गया है, ठीक है, वो अधिकतम 60 दिनों तक या फिर नए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण करने तक, जो भी इनमें से पहले होगा, उस पद पर रहेगा। इसका मीनिंग समझाता हूं आपको। कोई अध्यक्ष था मान लो, ठीक है, उस अध्यक्ष का पद रिक्त हुआ तो उसका कार्यभार मान लो उपाध्यक्ष ने ग्रहण कर लिया। अब ये जो उपाध्यक्ष है ये कहलाएगा कार्यवाहक अध्यक्ष। कार्यवाहक अध्यक्ष। अब सवाल ये उठता है कि ये कार्यवाहक अध्यक्ष जो है वो कितनी अवधि के लिए मैक्सिमम रह सकता है। ऐसा थोड़ी है कि मान लो इसकी अवधि 3 साल है, 3 साल तक कोई कार्यवाहक अध्यक्ष थोड़ी रहता है। आपको स्थायी जो है वो अध्यक्ष का चुनाव करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी जो अवधि है वो कितनी होती है, बेसिकली इसकी अवधि होती है 60 दिन। 60 दिन, या फिर अगर कोई 60 दिन से पहले ही
नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो वो अवधि उस अवधि तक रहेगा। ये जो कार्यवाहक अध्यक्ष बना है इसकी अवधि क्या रहेगी, मैक्सिमम इसकी अवधि हो सकती है 60 दिन। 60 दिन के बाद तो 60 दिन के बाद तो आपको जो है नया अध्यक्ष लेकर आना ही पड़ेगा। ठीक है, कार्यवाहक अध्यक्ष की अवधि मैक्सिमम 60 दिन हो सकती है, या फिर किसी नए अध्यक्ष के आने पर तो ऑटोमेटिकली जो है वो समाप्त हो ही जाएगी इसकी अवधि। ठीक है, तो ये इसकी अवधि से रिलेटेड प्रोविजन है कि कार्यवाहक अध्यक्ष की अधिकतम अवधि 60 दिन हो सकती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है 60 दिन। यदि कोई व्यक्ति कार्यभार सौंपने से इनकार कर देता है, मान लो ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि अध्यक्ष अपना कार्यभार उपाध्यक्ष को सौंपना चाहता है, लेकिन उपाध्यक्ष कहता है मेरा मन नहीं है। ठीक है, वो बोलता है मैं इसको कार्यभार सौंपने से इनकार करता हूं। तो ऐसी स्थिति में जो भी हकदार व्यक्ति होगा वो अपने आप ही कार्यभार ग्रहण कर लेगा। डीम्ड टू हैव टेकन चार्ज, जो भी हकदार व्यक्ति होगा वो अपने आप ऑटोमेटिकली जो है वो कार्यभार को ग्रहण कर लेगा। तो इनकार की स्थिति में जो भी हकदार व्यक्ति है वो ऑटोमेटिकली कार्यभार जो है वो ग्रहण कर लेगा। तो ये पूरी की पूरी आपकी धारा 50 है। अब मैं आपको एक साथ धारा 49 और धारा 50 का क्विक रिवीजन करवा देता हूं। यहां पर देखो, धारा 49 के अंदर सीएमओ जो होता है मुख्य नगर पालिका अधिकारी, उसके कर्तव्य और शक्तियां बताई गई। टोटल 9 उपधाराएं हैं। ठीक है, जिनको अपने सिंप्लीफाई करके देखें तो उसके क्या क्या कर्तव्य और शक्तियां हैं। पहला है अभिलेखों की रक्षा करना, दूसरा है असंगत निर्णयों के ऊपर असहमति प्रकट करना, 2 टाइमलाइन ध्यान रखना, राज्य सरकार को डिसेंट नोट भेजेगा 7 दिन में, राज्य सरकार को 30 दिन के अंदर निर्णय देना है। अधिप्रमाणन ऑथेंटिकेशन का काम है। ठीक है, इसके अलावा पत्राचार का काम है, तो इस पर बेसिकली नाम, हस्ताक्षर और सील जो है वो उसकी लगेगी। इसके साथ ही साथ बैठक के अंदर उसकी क्या भूमिका है, तो बैठक में उसकी भूमिका यही है कि वो आपके वोटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, मतदान नहीं कर सकता, बस वो स्पष्टीकरण दे सकता है और ना ही वो कोई प्रस्ताव पेश कर सकता है। इसके अलावा वो अपने प्रशासनिक अधिकारियों पर भी नियंत्रण रखेगा, अधीनस्थों पर। फिर धारा 50 में कार्यभार सौंपने से रिलेटेड प्रोविजन है। अध्यक्ष अपना कार्यभार उपाध्यक्ष को सौंपेगा, उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किसी सदस्य को सौंपेगा। आरक्षण का भी प्रावधान है, बिल्कुल। ठीक है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य अन्य वर्ग तक भी जा सकता है, ध्यान रखना। उपाध्यक्ष अपना कार्यभार अध्यक्ष को सौंपेगा, अध्यक्ष नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किसी सदस्य को सौंपेगा। और सदस्य अपना कार्यभार अध्यक्ष को, और अध्यक्ष नहीं है तो फिर किसको सौंपेगा, उपाध्यक्ष को। फिर कोई भी विघटित नगर पालिका है तो वो अपना कार्यभार किसको सौंपेगी, नवगठित नगर पालिका को, या फिर धारा 322 के तहत किसी सरकारी अधिकारी को। अगर अध्यक्ष का पद, हाँ सिंपल सी बात है, जो भी कार्यवाहक अध्यक्ष होगा उसकी अवधि कितनी होगी, तो उसकी जो पदावधि है वो मैक्सिमम 60 दिन हो सकती है, या फिर नए अध्यक्ष के पदभार ग्रहण करने तक हो सकती है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कोई कार्यभार जो है वो ग्रहण करने से इनकार कर देता है तो जो भी हकदार व्यक्ति होगा वो स्वतः ही कार्यभार ग्रहण कर लेगा। ठीक है, ये आपकी धारा 49 और धारा 50 थी। इसी के साथ ही चैप्टर 2 जो है इसका होता है अंत। ठीक है, चैप्टर 2 आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, अब अगली क्लास जो होगी, पहली 2 चीजें बता देता हूं। अब जो अगली क्लास होगी उसमें अपने चैप्टर 2 को करेंगे रिवाइज पूरा का पूरा। ठीक है, चैप्टर 2 का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, धारा 3 से लेकर धारा 50 तक एक क्विक रिवीजन रहेगा, जिसमें हर धारा के अंदर क्या क्या मेन प्रोविजन है वो अपने देखेंगे उस क्लास में पहले तो। फिर उसके बाद में अपने करेंगे चैप्टर 2 के एमसीक्यूज। फिर अपने क्या करेंगे, चैप्टर 2 के एमसीक्यूज अपने करने वाले हैं। ठीक है, जिसके अंदर टोटल 90 एमसीक्यूज होंगे, जिसमें कि 45 एमसीक्यूज जो होंगे वो तो होंगे धारा 3 से लेकर धारा 25 तक के, और फिर अगले जो होंगे वो 26 से लेकर 50 तक के होंगे। तो ऐसे करके, और ये एमसीक्यूज आपके मल्टीपल स्टेटमेंट भी होंगे, कथन कारण के आपके मैच द कॉलम भी होंगे, वन लाइनर्स भी होंगे। ठीक है, और ये क्लास जो है वो आपकी लाइव रहेगी, तो कल तो नहीं हो पाएगी, सिंपल सी बात है, मुझे मिलना भी है भाई। ठीक है, मैं गाँव आया हूँ, मुझे मिलना भी है लोगों से, तो कल तो नहीं हो पाएगी लाइव। परसों यानी कि 26 जून
जो है 26 जून या फिर 27 जून, आपको अपडेट कर देंगे 26 जून या फिर 27 जून जो है इसको ये लाइव क्लास जो है वो रहने वाली है, जिसमें आपको आना है। ठीक है, आपको अपनी तैयारी को परखना है एमसीक्यूज के थ्रू, रिवीजन भी आपका हो जाएगा, पहले रिवीजन करवा दूंगा और ज्यादा रिकॉल कर पाओगे चीजों को जल्दी। ठीक है, फिर अपने इसको लाइव क्लास के अंदर सारे एमसीक्यूज करेंगे। इसके अलावा अब जितने भी चैप्टर्स की आगे क्लास आएगी थ्योरी पोर्शन की, वो आपकी जो रिकॉर्डेड क्लास होगी थ्योरी पोर्शन की, वो एक एक चैप्टर के हिसाब से ही आएगी। जैसे चैप्टर 3 की अब एक ही क्लास आएगी बड़ी, उसको आप आराम से देखते रहना। अब ऐसे खंडों में क्लासेस नहीं आएगी। ठीक है, चैप्टर 4 है तो चैप्टर 4 की भी एक ही क्लास आएगी, और फिर जो उसकी दूसरी क्लास होगी वो लाइव रहेगी, जिसमें अपने उसका रिवीजन करेंगे और साथ में क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। तो ऐसे पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीटली जो है वो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच आप सभी का।